हेलो एवरीवन। देखिए, हमारे जो संविधान की भारतीय संविधान की जो क्लास चल रही थी लूसेंट की बुक से, उसके हमने 12 टॉपिक कवर कर लिए। मौलिक कर्तव्य तक हमने कवर कर लिया है। जो लास्ट वीडियो थी उसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य मैंने क्लियर किए थे। और आज के वीडियो में हम संघीय कार्यपालिका पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को समझते हुए इसमें चलेंगे। वन लाइनर बुक का यही जो अच्छा इसमें महत्व है, यही फ़ायदा है कि हर टॉपिक को हम थ्योरी के तरीके से पढ़ सकते हैं। थ्योरी के तरीके से अगर हम कोई भी टॉपिक कवर कर लेते हैं तो उसके बाद में जो उसके न्यूमेरिकल टाइप में जो उसके बाद में उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उन्हें हम आसानी से कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा संघीय कार्यपालिका। भारत की जो संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, अनुच्छेद 53 में आती है। जो भारत में संघीय कार्यपालिका की शक्ति होती है राष्ट्रपति के अंतर्गत होती है, अनुच्छेद 53 में। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। जो भारत में है वो संसदीय व्यवस्था है। इसमें मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति होता है नाम मात्र का जो कार्यपालिका होता है, और प्रधानमंत्री होता है सबसे ज़्यादा उसमें होता है राष्ट्रपति। अब इसमें देखते हैं राष्ट्रपति क्या होता है। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति आता है। राष्ट्रपति होता है देश का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति होने तब योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो और चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। तो राष्ट्रपति है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति देश का जो संवैधानिक प्रधान होता है, प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, और राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यता है अनुच्छेद 58 के अंतर्गत आती है। कोई भी व्यक्ति जब राष्ट्रपति बनने के योग्य हो तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, और जब राष्ट्रपति पद के लिए वो चुनाव लड़े तो उस समय वो किसी भी लाभ के पद पर धारण नहीं होना चाहिए। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो, संघ अथवा किसी राज्य की मंत्री परिषद का सदस्य हो, तो वह लाभ पद का नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 में आता है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी शामिल किया जाता है राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद को निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। यह अनुच्छेद 55 के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। जो राष्ट्रपति है, अपने जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा 5 साल तक होगा, पर जब तक उसका पद समाप्त नहीं होगा, जब तक अगला राष्ट्रपति जो चुना नहीं जाए, और अनुच्छेद 56 के अंतर्गत ये आता है राष्ट्रपति का चुनाव। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। अनुच्छेद 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा।
जो भारत के राष्ट्रपति हैं जो अभी तक हुए हैं उनका कार्यकाल कब तक का है उसका चार्ट देख लेते हैं, एग्जाम में आ जाता है। भारत के राष्ट्रपति यहाँ पर नाम है, उनका कार्यकाल है। पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक ये रहे थे। डॉक्टर राधाकृष्णन जी 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक का इनका कार्यकाल था। नंबर 3 पर थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक इनका कार्यकाल था। वीवी गिरी जी 24/8/1969, 24/8/1974 तक इनका कार्यकाल रहा। फरुखुद्दीन अली अहमद 24/8/1974 से 11 फरवरी 1977 तक इनका कार्यकाल था। नीलम संजीव रेड्डी जी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल था। ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक इनका कार्यकाल था। आर वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक का इनका कार्यकाल था। डॉक्टर शंकर दयाल वर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक इनका कार्यकाल था। के आर नारायण जी 25 जुलाई 1997 25 जुलाई 2002 तक इनका कार्यकाल। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक का इनका कार्यकाल था। प्रतिभा पाटिल जी 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। रामनाथ कोविंद जी 25 जुलाई 2017 से अब तक। अब इसके बाद में है वीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। एवं BD जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कौन रहे? वीवी गिरी जी, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी और ये BD जत्ती जी, ये जो इसमें कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद में आते हैं कि राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी त्याग दे सकता है। राष्ट्रपति की कुछ दशाएं हैं जो 5 वर्ष से पहले भी अपने पद को त्याग सकता है। उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, जो इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। अनुच्छेद 56(2) के अंतर्गत ये आता है। राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 61 में महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है। अनुच्छेद 61(1) में उल्लेखित वह संविधान का अतिक्रमण होगा। अब आते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी चाहिए। जब राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाने की जो प्रक्रिया चले तो उससे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित में सूचना देनी चाहिए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजा जाएगा। जब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाया जाए तो आरोपों की जांच करेगा या कराएगा। ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उस स्थिति से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा। राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है। जो कोई राष्ट्रपति को महाभियोग के कारण हटाया जाए या किसी भी जो अन्य कारण से राष्ट्रपति पद खाली रहे तो वो 6 महीने के अंतर्गत भरना होगा। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन पदावधि भी की समाप्ति से पहले ही कर लिया जाएगा, अनुच्छेद 62(1) के अंतर्गत। किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राज अंतराल न हो पाए, इसलिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर
भी तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी इस पद को धारण नहीं कर लेता। ये 56 वन गय के अंतर्गत है। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर पाएगा। अन्य आकस्मिकताओं के में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 में आ रहा है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन का उपबंध करेगा। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 पारित किया, जो यह उपबंधित कराता है कि राष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके नहीं रहने पर न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों का संपादित करेगा। अब राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते देख लेते हैं। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते हैं। राष्ट्रपति का मासिक वेतन है 5 लाख रुपया। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति के लिए 18 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित किया जा सकता है। 1.5 लाख रुपए महीना वार्षिक पेंशन उसे निर्धारित है। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है: भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद अन्य सदस्यों की, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, राज्यों के राज्यपाल की, मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त की, भारत के महान्यायवादी की, राज्यों के मध्य समन्वयन के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों की, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की और अन्य सदस्यों की, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों की, वित्त आयोग के सदस्यों की, भाषा आयोग के सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, भारत के राजदूतों, अन्य राजनयिकों, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग सदस्यों आदि। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसे निम्न विधायी शक्तियाँ जो हैं प्राप्त हैं। नंबर 1 है संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावासन करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधित अधिकार। नंबर 2 है संसद के एक सदन में एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अधिभाषण करने की शक्ति। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनाता है। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। नंबर 1 नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक। धन विधेयक अनुच्छेद 110 संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक अनुच्छेद 117 3 में ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हित जुड़े हैं प्रभाव डालने पर विधेयक। राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंध करने वाले विधेयक। अनुच्छेद 304 में यदि किसी साधारण विधेयक पर इन दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। यह अनुच्छेद 108 में। नोट किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 113 थर्ड में ये आता है। नंबर 3 है संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है। अनुच्छेद 331 के अंतर्गत ये आता है। इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। अनुच्छेद 80(3) में। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संसद के स्थगन के समय
अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, यह जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू में के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को शक्ति नहीं होती। सैनिक शक्ति, सैन्य बल की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। राजनीतिक शक्ति है, दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। क्षमादान की शक्ति, संविधान अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है। उसका परिलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिए जाते हैं तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त किया जाता है। लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है, जैसे मृत्युदंड का लघुकरण कर कठोर साधारण कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है। परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार करना। प्रविलंबन में किसी दंड पर रोक लगाना ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। विराम में किसी दोषी के सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती स्थिति की सजा को कम कर दिया जाता है। जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती। यानी कि अगर क्षमादान की याचिका एक बार राष्ट्रपति ने रद्द कर दी तो दूसरी याचिका हम नहीं दायर कर सकते। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकाल से संबंधित उपबंध भारत संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद की परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। युद्ध या बाह्य आक्रमण या शत्रु के विरोध लगाए जाने वाला आपात अनुच्छेद 352। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात अनुच्छेद 356, इसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, न्यूनतम अवधि जो है इसकी 2 माह के लिए लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है कि यह परामर्श मानने के लिए बाध्य है या नहीं। राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने का निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। जेबी वीटो का शक्ति का प्रयोग का उदाहरण है 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया था। 3 वर्ष पश्चात 1979 में अगले राष्ट्रपति आर.के. वेंकटरमन ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला कर लिया था। भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संसद वित्त आयोग की सिफारिशें, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन की संसद पलट पर रखाया जाता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति, 1 बार राष्ट्रपति रहे। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए, फिर निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। अब आते हैं उपराष्ट्रपति, जिसका अनुच्छेद है 63। उपराष्ट्रपति क्या है?
उपराष्ट्रपति है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया। उपराष्ट्रपति जो है अमेरिका के संविधान से लिया। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 64 और 89 के अंतर्गत। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। योग्यता: यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने योग्य तभी होगा तब वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र भी होनी चाहिए उसकी, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित भी होना चाहिए, निर्वाचन के समय किसी लाभ के पद पर न हो, वह संसद के किसी सदन, उच्च राज्य विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसे सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त किया जाता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्य द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचित गण निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्ति की किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है। उपराष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 67 के अंतर्गत आती है। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा, अनुच्छेद 67 के अंतर्गत। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन एवं समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया, जिससे लोक सभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो, 67 ख के अंतर्गत आता है। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आएगा, अनुच्छेद 67 ग। अभी तक कितने भारत के उपराष्ट्रपति हुए हैं, कौन सा उपराष्ट्रपति कौन से नंबर का है, सारे देखते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति नंबर 1 डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1952 से 1967 तक इनका कार्यकाल था। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी 1962 से 1967 तक। वीवी गिरी जी 1967 से 1969। गोपाल स्वरूप पाठक जी 1969 से 74। बीडी जत्ती जी 1974 से 1979। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला जी 1979 से 1984। आर वेंकटरमन जी 1984 से 87। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992। आर के नारायणन 1992 से 97। कृष्णकांत जी 1997 से 2002। भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007। हामिद अंसारी 2007 से 2017। एम वेंकैया नायडू 2017 से अब तक। उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर राधाकृष्णन जी सोवियत संघ में राजदूत भी थे। अब आते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते। राष्ट्रपति के पद को खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत कार्य करता है, अनुच्छेद 65 के अंतर्गत। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियों, उपलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का अधिकार प्राप्त होगा।
जिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के पद को कार्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन भत्ते का अधिकार नहीं होगा उसे। अब करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह लेने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होती। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर धारण करेंगे। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप में उत्तरदायी होगा। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होगी। अनुच्छेद 75(4) के अंतर्गत। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंतर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। अनुच्छेद 75(5) के अंतर्गत। सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान, अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। यह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने का संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटन करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत यह आता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, उनके सदस्य, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष, उनके सदस्य एवं नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति उसके बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। यह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों, प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाता है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रधानमंत्री JL नेहरू का था, जो कुल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक अपने पद पर रहे थे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। वे ऐसी पहली व्यक्ति थी जो 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रही। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो राज्यसभा की सदस्य थी। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल वाले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। एक कार्यकाल में सबसे कम प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो मात्र 13 दिन तक रहे। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे।
सबसे लंबी अवधि तक एक विभाग में कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची, उनका कार्यकाल। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी, ये 1947 से 1964 तक ये रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से 1966 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इंदिरा गांधी जी 1966 से 1977 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। मोरारजी देसाई जी 1977 से 1979 तक। चौधरी चरण सिंह जी 1979 से 1980 तक। इंदिरा गांधी 1980 से 1984। राजीव गांधी 1984 से 1989। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1979 से 1990 तक। चंद्रशेखर 1990 से 1991। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से 1996। एच.सी. देवगौड़ा 1996 से 97। आई.के. गुजराल 1997 से 98। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 99। अटल बिहारी वाजपेयी 99 से 2004। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 14। नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक। सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष 9 माह 12 दिन का था, जो जवाहरलाल नेहरू जी इसमें रहे थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम जो प्रधानमंत्री थे। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं। सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन। पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य। 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पद अवधि के दौरान हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुई। भारत के बाहर ताशकंद में हुई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गांधी जी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में ये रहे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब आते हैं मंत्रिमंडल सचिवालय। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए सूची तैयार करता है। वह मंत्रिमंडल समिति के लिए सचिवालय सहायता भी प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच में समन्वय स्थापित करता है। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये जितना भी हमारा ये मंत्रिमंडल था ये मैंने सारा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इसमें क्या क्या थे हमने जो डिस्कस किया, इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति सभी इसमें डिस्कस कर लिए हैं मैंने। संघ की कार्यपालिका जितनी भी थी मैंने सारी इसमें डिस्कस कर ली है। अब संघीय शक्ति नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा, तो संघीय शक्ति आप लोग जो है पढ़ के आइएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर जाकर ज्वाइन हो जाना। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। संघीय जो संसद है आप लोग पढ़ के आइएगा, यहाँ पर उसका रिवीजन कर लेंगे। और